स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये आज एक या दो लेक्चर में, आज के लेक्चर में अगर ये समाप्त नहीं होता है तो एक या दो लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद ये बड़ा चैप्टर से हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये इतना बेसिक चैप्टर है कि इस पर आपका पूरा जो इतिहास है वो डिपेंड है, तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपको रीडिंग दे देने से, पढ़ लेने से, लेक्चर को पूरी तरह यदि आप गौर से देखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। हम लोग जो पिछले बार पढ़े थे ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक से अगर एनसीईआरटी पढ़ ले कोई भी व्यक्ति तो आप समझिए कि वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न है उसको बड़े आराम से वह पूरा कर सकता है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग इसको देखेंगे। एक पुराकालीन पुस्तकालय, एक एंशियंट लाइब्रेरी को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले से जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इसी ईरान, आज का जो ईरान और इराक का प्रदेश है, वहीं पर सबसे प्राचीन सभ्यता को लोगों ने बसाया था। और यहाँ पर देखिए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं कि किस तरह से उनका क्रमबद्ध विकास होता है। और इसी विकास के क्रम में अब देखिए कि हमारे जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद यानी जो क्या करते हैं कि जो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करते हैं, पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद तब अपना विचार उन पुरातात्विक वस्तुओं पर हम लोगों के बीच रखते हैं, तो उनको एक पुराकालीन पुस्तकालय का भी अवशेष मिल रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से समय की गणना है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वर्ग है, वर्गमूल है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सप्ताह का दिन, महीने 30 दिन के महीने होते हैं, उसके बाद 365 दिन के साल होते हैं। इन सारी चीज़ों को मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों ने क्या किया था, चिंतन मनन करके उसके बाद आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तक का जो विचारधारा है वह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ने लोगों को दिया था। तो इतना बड़ा उनका देन था। अब इनका देखिए कि इतना डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है कि एक पुराकालीन पुस्तकालय का अवशेष हमारे इतिहासविदों को मिल रहा है, पुरातत्वविदों को मिल रहा है। लौह युग में ये, इसको थोड़ा सा देखते हैं। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। हम लोग जानते हैं कि लौह युग को आप समझिए। लौह युग का मतलब है कि इस समय लोहे से बने उपकरणों और लोहे से बने औजारों का प्रयोग मानव ने करना शुरू कर दिया था। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लोहा का जो आपको प्रथम जो आपको मिला है, लोहा का जो खोज हुआ है, वह उत्तर प्रदेश के भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिला, उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला है और वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेरा। इसी अतरंजी खेरा में ये लोहे का साक्ष्य मिला है और ये जो लोहा मिला है ये लगभग 1000 BC का है, 1000 ईसा पूर्व का है, यानी अभी
25 हो रहा है, तो आज से 2025 साल पहले 0 था, और BC का मतलब है उससे 1000 साल पहले, यानी आज से लगभग देखा जाए तो 3000 साल पहले भारत में लोहे का आपको प्रयोग किया जाता था। तो 1000 ईसा पूर्व में भारत में लौह युग की शुरुआत होती है। और देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखिए कि लौह युग कब आ रहा है कि उत्तरी प्रदेश है उसका एक असीरिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके सबसे उत्तर जो एक प्रदेश है उसका, जिसका नाम है असीरिया। तो इन लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, एक एम्पायर बनाया था जिसको असीरियाई साम्राज्य कहते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा, बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया था 720 से 610 ईसा पूर्व के बीच में, यानी 0 से 720 साल पहले से शुरू कीजिए और 0 से 610 साल पहले तक का जो समय है उसको हम 720 से 610 ईसा पूर्व कहेंगे। तो इस समय बहुत ही उन्नति के शिखर पर, पीक पर पहुंच चुका था असीरियाई लोग। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। हम लोगों को पता है कि मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र जो है मेसोपोटामिया, ईरान और इराक का जो प्रदेश है उससे सटा हुआ भाग है मिस्र, वहाँ पर नील नदी घाटी की सभ्यता थी, या उसी को मिस्र की सभ्यता कहते हैं। तो ये जो साम्राज्य है असीरियाई साम्राज्य, यह कहाँ तक फैला हुआ था? मिस्र तक फैल गया था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। अब देखिए राज्य की जो इकोनॉमी थी, राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, तो चूंकि उस समय कोई संविधान आज की तरह कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो राज्य की जो इकोनॉमी थी, राज्य की जो व्यवस्था थी, उन दिनों लूट मार की हो गई थी। लूट मार पर आधारित ये इकोनॉमी था आपको असीरियाई साम्राज्य का, क्योंकि उनके अधीन जो प्रजा होते थे, प्रजाजन होते थे, जनता होते थे, उनको दबाते थे वो कौन? जो उन पर शासन करते थे, और दबा करके उनके खाद्य सामग्री, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनके जो जानवर है, पशु है, और उसके बाद धातु तथा शिल्प, यदि इनको धातु और शिल्प की ज़रूरत होती थी, शिल्प यानी हाथ से बनी वस्तुओं की यदि ज़रूरत होती थी, तो वो जबरन बेगार करवाते थे लोगों को इनसे। धातुकार और शिल्पकार जो होते थे इनसे बेगार करवाते थे, यानी मजदूरी करवा के पैसा नहीं देते थे, और उनसे ज़बरदस्ती नजराना भी लेते थे ये लोग। गिफ्ट वगैरह भी ज़बरदस्ती इन्हें धातु शिल्पकारों से लेते थे कि भाई कुछ बनाया है तो हम लोगों को भी दो, और ये भी ज़बरदस्ती लेते थे। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। अब बड़े बड़े जो असीरिया के राजा हुए, असीरियाई जो शासक हुआ, वो जो शासक बाहर से आकर के बसा था, तो वो दक्षिणी क्षेत्र में बेबीलोनिया जो था, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो फैली हुई थी ईरान और इराक के प्रदेश में, तो उत्तर में असीरियाई साम्राज्य था, लेकिन दक्षिण में बेबीलोनिया था। तो बेबीलोनिया को ये लोग मानते थे, असीरियाई शासक, ये हाई कल्चर का सेंटर है, उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे बेबीलोनिया को। उनमेमें से आखिरी राजा, जो अंतिम राजा है, जिसका नाम है अशुरबनीपाल। देखिए 668 से 627 ईसा पूर्व के बीच का ये शासक है। 628 से 627 ईसा पूर्व का अर्थ हुआ कि जिस 0 से 668 वर्ष पहले से लेकर के और 0 से 627 वर्ष के बीच जो यहाँ पर शासक था असीरिया का, वो कौन था? अशुरबनीपाल था। आपको अशुरबनीपाल का कार्यकाल पूछ देगा। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? आप लोगं ने इसके पहले भी एक मारी के राजमहल को आपने देखा था कि मारी के राजमहल में आपको
वहाँ पर भी हम लोग एक शासक को देखे थे, इससे 1000 साल पहले, 1200 वर्ष पहले हम कह सकते हैं, अशुरबनिपाल से 1200 वर्ष पहले वो राजा था। और वो लगभग 1810 से 1760 ईसा पूर्व के बीच में मारी का वह शासक था। और उसके 1200 वर्षों के बाद ये अशुरबनिपाल जो है एक शासक हो रहा। इसने क्या किया, इसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवई इसकी राजधानी थी, वहीं पर उसने क्या किया, एक पुस्तकालय की स्थापना की। हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ का जो आखिरी शासक है असीरियाई साम्राज्य का, जिसका नाम है अशुरबनिपाल, वह क्या करता है, यह अपनी जो उत्तरी राजधानी है जिसका नाम है निनवई, उसी निनवई में एक लाइब्रेरी की स्थापना करता है। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। देखिए अशुरबनिपाल क्या करता है कि ये निनवई में जो पुस्तकालय बनाता है, तो इस पुस्तकालय में रखता क्या है, आज के पुस्तकालय में किताबें रहती है, अभी तो ई लाइब्रेरी चल गया है। ई लाइब्रेरी मार्केट में लोग खोल दिया, वहाँ आप जाइए, आराम से बैठने का सिस्टम है, बैठ करके अपने मोबाइल पर या अपना किताब निकाल करके आप पढ़िए। लेकिन जो बड़ी बड़ी पुस्तकालय हैं, आपको जैसे बिहार में देखिएगा तो खुदाबख्श लाइब्रेरी है, या फिर और भी कई, हर शहर में, हर जिला में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगभग लाइब्रेरी है, पुस्तकालय आज के समय में। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये BC यानी ईसा पूर्व की बात है। तो ये अपने पुस्तकालय में किताब क्या रख रहा है, किताब में उसने जो इतिहास रखा। अब इतिहास किस चीज़ पर लिखा होगा, तो कागज़ का आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो ये लोग जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर या फिर धातु की पट्टिकाओं पर जो घटनाओं को लिखते थे, तो उन पट्टिकाओं को जमा करता है इस लाइब्रेरी में। उसके बाद महाकाव्य, इपिक्स, बड़ी बड़ी जो कहानियाँ हैं धर्म से संबंधित या फिर और भी कई प्रकार की, हम कह सकते हैं कि रोमांस से भरी हुई कहानियाँ या फिर दर्द से भरी कहानियाँ होती थी। और उन कहानियों को, एक गिलगेमिस का हम लोग नाम सुने थे, एक महाकाव्य का, तो समझिए कि उस महाकाव्य को भी रखते थे लाइब्रेरी में। शकुन साहित्य, हम लोग शकुन साहित्य में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग रास्ते से जाते और कोई कहता है कि बिल्ली रास्ता काट दिया, तो आज हमारा दिन जो है खराब हो जाएगा, आज अब शकुन हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आपको प्रचलित थी। तो शकुन साहित्य भी पट्टिकाओं पर लिख करके इन्होंने क्या किया, अशुरबनिपाल ने अपने पुस्तकालय में रखवाया। उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा काम करने से हमारा क्या होगा तो मेरा आज का दिन खराब हो जाएगा, और क्या होगा तो आज का दिन मेरा अच्छा होगा। उसके बाद ज्योतिष विद्या, ये तो दिया भी है ज्योतिष विद्या भारत को भी। उसके बाद स्तुतियाँ, स्तुतियाँ का मतलब है कि जैसे हम किसी की प्रशंसा में अगर कोई बात गाते हैं, कोई कहानी, कोई कविता गाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको उस समय पट्टिकाओं पर लिख दिया जाता था। और उन पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का खूब प्रयत्न किया था अशुरबनिपाल ने, और उसमें वह सफल भी रहा। उसने अपने लिपिकों को, क्लर्क्स भी है, को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अब ये जो असीरियाई साम्राज्य का शासक है, ये तो बोल रहा है कि ये जो दक्षिणी साम्राज्य है, मेसोपोटामिया के दक्षिण का जो बेबीलोनिया है, वहाँ बहुत ही उच्च संस्कृति, हाई कल्चर है। तो उन क्षेत्रों में अपने कलर्स को, लिपिकों को, दक्षिण की जो पुरानी पट्टिका है उसका पता लगाने के लिए भेजा कलर्स को, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। देखिए बेबीलोनिया की बात, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जो बेबीलोनिया है, उसको असीरियाई साम्राज्य के शासक मानते थे कि ये हाई कल्चर वाला क्षेत्र है, उच्च संस्कृतियों से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए अपने लिपिकों को भेजता था वहाँ।
और लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, स्कूल वगैरह खोल लिया था वहाँ, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। पट्टिकाओं का नकल करते थे ये क्लर्क्स लोग जा कर के। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। अब ये जो बेबीलोनिया है, यहाँ पर ऐसा भी नगर था, ऐसे भी टाउन्स थे उस समय, जहाँ पर पट्टिकाओं पर जो एक भास्ट कलेक्शन कर सकते हैं, माने द ग्रेट कलेक्शन, एक विशाल जो संग्रह है उसको तैयार किए जाने और उसको प्राप्त करने के लिए मशहूर थे कुछ नगर। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई। ये 1800 ईसा पूर्व के बाद जो सुमेरियन भाषा है यह बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों यानी वर्ड्स, संकेत सूचियों यानी कह सकते हैं सिंबल्स, उसके बाद द्विभाषी जिसमें सुमेरी और अक्कदी दोनों भाषा मिला हुआ है, ऐसे पट्टिका आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। तो शब्दावली जो होते थे सुमेरियन भाषा के वो थे, संकेत सूची जो थे वो थे, और उसके प्रतीक चिन्ह जिसको हम कहेंगे, और द्विभाषा सुमेरी और अक्कदी भाषा में जो पट्टिकाएँ रहती थी, तो इन सब के माध्यम से आपको शब्दावली, संकेत सूची, इसमें सुमेरी और अक्कदी भाषा की जो पट्टिका, इसकी माध्यम से पढ़ाई भी की जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएँ पढ़ी। इसलिए देखिए 2000 ईसा पूर्व और 650 ईसा पूर्व के बीच 1400 वर्ष होता है, लगभग 1350 वर्ष। तो 1350 वर्ष बाद भी जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, किलाकार जो लिपि थी, तो इस लिपि को पढ़ी जाती थी और समझी जा सकती थी 1300-1400 वर्ष बाद भी। और असुर बनिपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। और असुर बनिपाल के जो भी आदमी थे, उनके जो क्लर्क्स थे, चाहे जो भी उनके इंटेलेक्चुअल्स थे, विद्वान थे, वो जानते थे कि जो पुरानी पट्टिका है और उनकी जो प्रतिकृति है, उनका जो मॉडल है, उसको कहाँ खोजेंगे और कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में इनके लिपिकों को पता था। उसके बाद देखिए आ गया गिलगेमिस का, हम लोग चर्चा ही किए थे। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। अब असुर बनिपाल के पुस्तकालय में गिलगेमिस के जो महाकाव्य है उसमें जैसी जो महत्वपूर्ण पट्टिका है उसका भी प्रति तैयार किया गया, उसका नकल किया गया। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम लिखते थे। जो भी लिपिक इन पट्टिकाओं को तैयार करते थे वो अपना नाम लिखते थे और डेट भी लिखते थे, तिथि भी लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुर बनिपाल का उल्लेख भी मिलता है, और चूँकि आपको राजा असुर बनिपाल ही इस निनवई में पुस्तकालय की स्थापना करता है, इसलिए कुछ जो पट्टिका है उसमें असुर बनिपाल का भी उल्लेख मिलता है। मैं क्या मिलता है, क्या लिखा हुआ उस पर, उसको आप पढ़ लीजिए। जो लिखा हुआ उसी को यहाँ लिखा है हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके। मैं असुर बनिपाल ब्रह्मांड का सम्राट। अब सोचिए ब्रह्मांड का सम्राट होना तो ये संभव नहीं है, लेकिन चूंकि अब कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं कुछ है ही नहीं और उस समय राजा है तो फिर वो क्या कहेगा, ब्रह्मांड का ही सम्राट न कहेगा, यूनिवर्स का कह सकता है। उसके बाद असीरिया का शासक जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, ये लिखा हुआ है पट्टिकाओं पर, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और जो विद्वान लोगों के पांडित्य है, उनके जो गूढ़ ज्ञान है उसको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कौन? असुर बनिपाल।
और यह सीरिया का शासक है। इसको देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, ये ब्रह्मांड का सम्राट है। ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है पट्टिका पर। मैं देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं में लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की है और उन्हें संग्रहित किया और उसको कलेक्ट किया है, संग्रह किया उन पट्टिकाओं को अपने पुस्तकालय में। मैंने उन्हें निनवई स्थित अपने इष्ट देव नाबू, देखिए एक आ गया नया देवता नाबू। अभी हम लोग दो तीन देवता उर और इन्नाना, ये दो देवता का हम लोग नाम देखे थे और उसके बाद अब यहाँ पर एक देवता आ गया नाबू। तो क्या कहता है कि मैंने उन्हें निनवई स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया। क्या रख दिया? इन पट्टिकाओं को जांच करके और उसको कलेक्ट करके रख दिया हमने। निनवई स्थित अपने इष्ट देव यानी अपने देवता नाबू के जो मंदिर है उसके पुस्तकालय में हमने रख दिया। क्यों? भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। क्यों रखे हैं? क्योंकि इससे हमारा आत्मा का कल्याण होगा, हमें आत्म संतुष्टि मिलेगी और क्या होगा, शाही जो हमारा सिंहासन है उसको मजबूती मिलेगी। इसके लिए हमने रखा है। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। अब जो पट्टिका इस निनवई के पुस्तकालय में असुर बनीपाल ने अपने लिपिकों से रखवाया था, तो इन पट्टिकाओं का लिस्ट तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। देखिए क्या अंकित करता है उस पर। एक टोकरी भर पट्टिका ले लेता है, बड़ा सा टोकरी भर, और उसको मिट्टी के लेबल से इस प्रकार लिखता है। देखिए पट्टिकाओं पर लिखता है, क्या लिखता है? असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। यानी असंख्य, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उतनी सारी पट्टिका भूत प्रेत भगाने के विषय पर जो है अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। अब अमुक व्यक्ति के जगह किसी का नाम होगा। असुर बनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे। अब असुर बनीपाल का जो लाइब्रेरी था उसमें टोटल अगर देखा जाए, कुल अगर देखा जाए तो 1000 उसमें मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएँ थी। 30,000 पट्टिकाएँ थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। विषय के हिसाब से अलग अलग जगह उसको कलेक्ट किया गया था, उसको क्लासीफाई किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। इस तरह से आज हमने देखा ये लाइब्रेरी को, और अगले दिन हम लोग और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता के बारे में देखेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एक दिन हम लोग काल रेखा को ठीक से देखेंगे। यानी 2 लेक्चर में हमारा क्लास 11th हिस्ट्री का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग इसकी पूरी तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे लेक्चर्स को सीरियल नंबर के हिसाब से बार बार आप सुनेंगे, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं तो चैनल को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए।